नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चिंता जता रहे हैं। सोमवार को शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को यह सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई गई। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। हसीना पिछले 5 अगस्त को अपनी सरकार के खिलाफ चल रहे बड़े प्रदर्शनों के दौरान भारत आई थी। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आरोपियों को अपनी पसंद का वकील नहीं दिया गया और तेजी से मुकदमा चलाकर फैसला सुनाया गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई पर गंभीर सवाल उठते हैं। संगठनों का कहना है कि मौत की सजा खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की जांच में पाया गया था कि पिछले साल हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में करीब 1400 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी थे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार में नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी और उससे एक दिन पहले यानी 19 तारीख को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में होने की उम्मीद है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पद पर बने रहेंगे। बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है और एनडीए भी बिहार के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बैठकें करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं यह क्यों भ्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग विधायक दल की बैठकें होंगी, जिसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सभी मिलकर नेता तय करेंगे और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए इस नतीजे की पूरी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने माना कि उनकी पार्टी राज्य में कोई बदलाव नहीं ला सकी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार अपनी चुनावी घोषणा के अनुसार राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे दें और यह साबित कर दें कि यह वोट खरीदना नहीं था, तो वह हमेशा के लिए निश्चित रूप से राजनीति छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जेडीयू ने हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60,000 लोगों को 10,000 रुपए देकर चुनाव जीता, वरना पार्टी 25 सीटों से अधिक नहीं ला पाती, जबकि नतीजों में जेडीयू ने 85 और बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। इसके मुकाबले जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़कर भी एक भी सीट नहीं जीत सकी। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी हार से सबक लेगी और भविष्य में मजबूती से वापसी करेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार 18 नवंबर को उन लोगों पर तीखा हमला बोला जिन्होंने उन पर अपने बीमार पिता को गंदी किडनी देने का आरोप लगाया था। रोहिणी ने इन आरोप लगाने वालों को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी और कहा कि अगर वे सच में लालू प्रसाद के नाम पर कुछ करना चाहते हैं तो अस्पताल में इलाज का इंतजार कर रहे लाखों जरूरतमंद मरीजों को किडनी दान करें। आरजेडी की चुनावी हार के बाद रोहिणी ने दावा किया था कि उन्हें कसम दिलाई गई, करोड़ों रुपए और पार्टी टिकट लेने के झूठे आरोप लगाए गए और यहां तक कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के गुंडों ने उन्हें माता पिता के घर से निकाल दिया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि जो लोग बेटी द्वारा पिता को किडनी देने को गलत बताते हैं, वे पहले खुद किसी जरूरतमंद को किडनी दान करने का साहस दिखाएं। उन्होंने हरियाणवी महापुरुष, चापलूस पत्रकारों और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं पर भी तंज कसा और कहा कि जो लोग खून दान से डरते हैं वे किडनी दान पर उपदेश न दें। हरियाणवी तंज जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के करीबी राज्यसभा सांसद संजय यादव पर लक्षित था। गौरतलब है कि रोहिणी आचार्य ने कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव को किडनी दान दी थी और 2024 में सारण से लोकसभा चुनाव लड़कर हार गई थी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को लाल किले कार विस्फोट मामले में आरोपी जसीर बिलाल को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया।
एनआईए ने अदालत से कहा कि जसीर आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी का सक्रिय सह साजिश करता है। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा कारणों से मीडिया को अदालत परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया और पूरे इलाके में भारी पुलिस व आरएएफ की तैनाती की गई। एनआईए के अनुसार जसीर बिलाल को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने ड्रोन में बदलाव कर हमले में तकनीकी मदद दी और विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की भी कोशिश की। एजेंसी ने बताया कि जसीर उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकी नरसंहार की साजिश रच रहा था। इससे पहले सोमवार को मामले के मुख्य आरोपी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था। एनआईए ने बताया कि आमिर ने उमर के लिए सुरक्षित ठिकाना और अन्य रसद सामग्री की व्यवस्था की थी। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके के बाद ईडी ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके ट्रस्ट और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह 5:15 से दिल्ली एनसीआर के 25 से अधिक स्थानों पर एक साथ तलाशी शुरू हुई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और फर्जी वित्तीय लेन देन की जांच से जुड़ी है। जांच में पता चला कि मुख्य आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। इससे जुड़े 3 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी, अदील अहमद राठर और शाहीन सईद पहले ही आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी को यूनिवर्सिटी से जुड़ी 9 शेल कंपनियों के सबूत मिले हैं, जिनमें एक ही पता, एक ही मोबाइल नंबर, ईमेल, कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं और कमजोर केवाईसी जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा यूजीसी और एनएएसी मान्यता के दावों की भी जांच चल रही है। इससे पहले एनआईए ने 2 आरोपियों जासिर बिलाल फानी और आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया था। बता दें कि कार्रवाई के दौरान 2900 किलो विस्फोटक, डेटोनेटर, टाइमर और हथियार भी बरामद हुए थे। एजेंसियों को शक है कि मॉड्यूल का संबंध जैश-ए-मोहम्मद से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़े बदलाव वाले फैसले में अपने ही 16 मई के आदेश को वापस ले लिया। 16 मई के आदेश में अदालत ने केंद्र द्वारा निर्माण परियोजनाओं और इमारतों को दी जाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव पर्यावरण मंजूरी को घोर अवैध और अत्यंत निंदनीय कहा था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ करीब 40 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई थीं। सीजेआई पीआर गवई, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 2-1 के बहुमत से पुराना फैसला रद्द कर दिया। सीजेआई गवई और जस्टिस चंद्रन ने कहा कि पुराने आदेश को लागू करने पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक परियोजनाएं तोड़नी पड़ सकती थीं, इसीलिए फैसला वापस लिया गया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए दूसरी बेंच को भेज दिया गया। वहीं जस्टिस भुइयां ने कड़ा असहमति मत दर्ज करते हुए कहा कि पर्यावरण कानून में रेट्रोस्पेक्टिव मंजूरी जैसी कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने इसे पर्यावरण न्याय शास्त्र पर दाग और एक गंभीर बुराई बताया। 16 मई का मूल फैसला जस्टिस एएस ओका और जस्टिस भुइयां की बेंच ने दिया था। इस मामले का विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर दिल्ली में एक रैली आयोजित करेगी। मंगलवार को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जहां एसआईआर का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है, उसे लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। बयान के अनुसार सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया, वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर को लेकर देश भर में चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए की जा रही है। इसमें 1 जनवरी 2026 को अंतिम तारीख माना गया है। घर घर सत्यापन 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। मसौदा मतदाता सूची 27 दिसंबर को जारी होगी और अंतिम सूची
10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि असम में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू नहीं किया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में यही प्रक्रिया चल रही है। असम को SIR से बाहर रखने का मुद्दा विवाद में है, क्योंकि SIR का मुख्य मकसद घर घर जाकर अपात्र मतदाताओं को हटाना होता है। विपक्ष का आरोप है कि NRC पहले से विवादित है और उसे अधिसूचित भी नहीं किया गया। ऐसे में SIR न कराना मतदाता सूची के शुद्धिकरण को धीमा करने की कोशिश है। विपक्ष इसे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति बता रहा है और आरोप है कि इससे संवेदनशील जिलों में वोट बैंक को बचाने में मदद मिलेगी। बता दें कि SIR में हर मतदाता को दस्तावेज देना पड़ता है, जबकि SR सिर्फ नए नाम जोड़ने और सुधार पर आधारित होता है। SIR को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। असम में NRC पूरी तरह हल न होने के कारण आयोग ने राज्य के लिए अलग प्रक्रिया का तर्क दिया है। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को अभी स्थगित किया जाए। सरकार का कहना है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाला यह बड़ा अभियान राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के ठीक साथ पड़ रहा है। केरल सरकार ने कहा कि SIR एक बहुत बड़ा और थकाऊ अभ्यास है। इसमें 1,76,000 सरकारी कर्मचारियों, 68,000 पुलिस व सुरक्षा कर्मियों और 25,668 अतिरिक्त स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इतने बड़े पैमाने पर स्टाफ हटाने से सरकार का रोजमर्रा का काम ठप पड़ सकता है। इसीलिए SIR और स्थानीय चुनाव एक साथ कराना लगभग असंभव है। सरकार ने यह भी कहा कि वह SIR की संवैधानिकता से सहमत नहीं है और उसका मानना है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इस याचिका में मुख्य मुद्दा SIR का समय यानी टाइमिंग है, उसकी वैधता नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया फिलहाल रोकनी चाहिए या नहीं। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने की कड़ी आलोचना की है। नसरीन ने सवाल उठाया कि अपराधी हसीना को क्यों माना जा रहा है, जबकि उनके अनुसार असली जिम्मेदार अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और उनकी जिहादी ताकतें हैं। ICT ने हसीना को पिछले साल हुए छात्र विद्रोह के दौरान हिंसा भड़काने, गोली चलाने के आदेश देने और अत्याचार रोकने में नाकाम रहने के आरोप में दोषी ठहराया है। नसरीन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यूनुस और जिहादी ताकतें खुद वही कार्य करे तो जायज बताते हैं, लेकिन हसीना को अपराधी कहा जा रहा है और इसे न्याय के नाम पर तमाशा बताया। 1994 से भारत में निर्वासन झेल रही नसरीन हाल के महीनों में यूनुस सरकार की लगातार आलोचना कर रही हैं और उनसे नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की भी मांग कर चुकी हैं। फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी मौत की सजा दी गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक अल मामून को 5 साल की सजा हुई। विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में नई उथल-पुथल ला सकता है, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग को आगामी चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की विशेष MP MLA कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने अलग अलग जन्म तिथि का इस्तेमाल कर 2 अलग पैन कार्ड बनवाए। अदालत ने पिता और पुत्र पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और पुलिस को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया। विशेष मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने दस्तावेजी सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला दिया। यह मामला 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। 2017 में यूपी में भाजपा सरकार आने के बाद आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ जमीन कब्जा, साजिश, जालसाजी, भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में 100 से अधिक मामले दर्ज हुए। कई मामलों में उन्हें सजा और कुछ में बरी किया गया। लगभग 2 साल जेल में बिताने के बाद 2 महीने पहले ही उन्हें 50 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन एक बार फिर इस मामले के चलते आजम खान और उनके बेटे को सोमवार को वापस जेल भेज दिया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पुष्टि की है कि मोस्ट वांटेड माओवादी नेता माड़वी हिड़मा एक मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के खुफिया विभाग के एडिशनल DGP महेश चंद्र लड्डा ने बताया कि हिड़मा के साथ उसकी पत्नी का शव भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारे दुमिली जंगल क्षेत्र में हुई, जहां सुबह 6 से 7 बजे के बीच सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आमना सामना हुआ। 51 वर्षीय हिड़मा CPI माओवादी के शीर्ष नेताओं में शामिल था और उस पर केंद्र व कई राज्य सरकारों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम रखा था। वह NIA के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वह दांतेवाड़ा में 2010 के हमले, 2013 में कांग्रेस काफिले पर हमले
तथा 2017 और 2021 में सुरक्षा बलों पर हुए हमलों का मुख्य साजिश करता रहा था। हिड़मा मूल रूप से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कुंवरती गांव का रहने वाला था और 17 साल की उम्र में माओवादी संगठन से जुड़ा था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.